नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज से अपन शुरू करेंगे आपके क्लास 10th की साइंस यानी विज्ञान। पहले चैप्टर से शुरू करते हैं जिसमें अपने रासायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इसके बेसिक वाले वीडियो नहीं देखे तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक आपको अच्छी तरह समझ में आएगा तो चैप्टर आपके बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे, आपके समझ में आ जाएंगे, आपको इस तरह से आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो देखते हैं इसके चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या है। स्टार्टिंग में चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें अपने को पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे अपन रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशंस के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में इसके बाद में अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे संक्षारण और विकृत गंधिता। ये अपने को मेन टॉपिक इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे वो है, सबसे पहले अपने जैसे आपने पीछे टाइम 9th में क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि अपने पढ़े पदार्थ में परिवर्तन। तो देखो ऐसे बहुत सारे अपने डेली लाइफ में परिवर्तन ऐसे होते हैं जो अपन डेली लाइफ में देखते हैं, जिसमें कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसको वापस वही पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है जिससे अपने उसके अंदर चेंज करवाया है, और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे वापस वही पदार्थ प्राप्त करना मुश्किल होता है या नहीं किया जा सकता। तो देखो इस तरह से अपन डेली लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं। जैसे अपन देखते हैं घर के अंदर दूध से दही बनना, तो एक परिवर्तन हुआ, दूध से अपने क्या बनाया, दही बनाया। तो क्या दही से वापस दूध बना सकते हैं? क्या उसको वापस उसी में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें वापस भी बदला जा सकता है। तो आप पूछेंगे कौन से परिवर्तन? तो वैसे तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आ रहा होगा कि अपन पानी से क्या बना सकते हैं, बर्फ जमा सकते हैं, और बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं। तो कुछ परिवर्तन आपको पता है ऐसे होते हैं जिसमें एक बार दूसरे में चेंज कर दिया तो वापस उसको पहले वाले में बदला जा सकता है, यानी उसको वापस वापस जो पदार्थ बना था उसमें वापस चेंज किया जा सकता है। जबकि कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिसमें अपन उसको वापस वही पदार्थ प्राप्त करना, मतलब पदार्थ प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है या किया नहीं जा सकता। जैसे अपने देखते हैं बरसात के मौसम में क्या होता है, लोहे की जो चीजें होती है उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो क्या उसको सही किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। एक बार जंग लगने के बाद में वो वहां से जो लोहा है वो खराब ही हो जाता है। आप उसको ऊपर से हटा सकते हैं लेकिन उसको सही नहीं कर सकते, वापस उससे लोहा नहीं बना सकते। तो अपन डेली लाइफ में ऐसे और भी कई परिवर्तन देखते हैं। जैसे अपन भोजन करते हैं तो भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। अपन श्वसन करते हैं तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। तो इसके आधार पर परिवर्तनों को दो भागों में बांटा गया है। पदार्थ के जो परिवर्तन होते हैं उनको दो भागों में, कौन कौन सा है? एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा प्रकार है वो है रासायनिक परिवर्तन। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थ के अंदर दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन जिसमें अपन वापस वही पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं वो भौतिक परिवर्तन होता है, जिसमें वापस वही पदार्थ प्राप्त नहीं होता वो कौन से कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। आइए अपन इसको डिटेल में सीखते हैं। तो देखो इसके अंदर अपन बात करेंगे अब जो अपने परिवर्तन होते हैं पदार्थ में, दो तरह के परिवर्तन होते हैं। कितनी तरह के? दो तरह के परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? अभी अभी आपने बात किया था, पदार्थ के अंदर दो तरह के परिवर्तन होते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन जिसको कहते हैं फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन जिसको कहते हैं केमिकल चेंज। यानी पदार्थ के अंदर दो तरह के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्या होते हैं, किस तरह से अपन किसी भी पदार्थ में कह सकते हैं कि इसमें भौतिक परिवर्तन हुआ है या फिर रासायनिक परिवर्तन हुआ है? देखते हैं, इसको सीखते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। अगर पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ है
तो वो भौतिक परिवर्तन का एक गुण हो गया। यानी भौतिक गुणों में सिर्फ परिवर्तन। भौतिक गुणों में क्या हुआ, जैसे उसकी अवस्था में चेंज हो गया, जैसे ठोस से द्रव में बदल गया, द्रव से ठोस में बदल गया, तो ये इसके क्या होते हैं, भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। तीसरा जो है कि इसमें वापस वही अपने बात किया था, पुनः वही पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर आपने बर्फ से पानी बना दिया तो पानी से वापस बर्फ जमा सकते हैं। बर्फ को पिघलाकर पानी बनेगा तो पानी से वापस क्या है, बर्फ बना सकते हैं। यानी पानी था, वापस अपने पानी में बदल दिया। उसके बाद है नया पदार्थ नहीं बनता है। अब देखो पानी को बर्फ में बदला है तो पदार्थ थोड़ी चेंज हुआ है तो वो भी पानी, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है सिर्फ। ठीक है, उसकी स्टेट में चेंज हुआ है। वो किससे, जैसे पानी था तो वो लिक्विड था और बर्फ बना तो वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। तो उसकी स्टेट चेंज हुई है, उसका क्या चेंज हुआ है, सिर्फ अवस्था चेंज हुई है। इसके बाद बात करें रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण जैसे अब अपन दूध के गुण आप देखें, दूध के क्या दही के गुण एक जैसे होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। दूध के गुण अलग होते हैं, दही के गुण अलग होते हैं। तो इसी तरह पदार्थ के गुण जब अलग अलग बदल जाते हैं, जब आपने पदार्थ में ऐसा परिवर्तन कर दिया कि जिसके गुण ही बदल गए, तो वो कौन से गुण, क्या कौन सा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसके बाद में बात करें तो ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। स्थायी का मतलब देखो यहां पर हमने लिखा था कि ये अस्थायी होते हैं और ये स्थायी होते हैं। इसको अपन समझते हैं। तो स्थायी का मतलब होता है एक बार जो पदार्थ बन गया उससे वापस नहीं बदला जा सकता, वो स्थायी हो गया। जैसे दूध से दही बन गया तो वो एक स्थायी है, आप किसी भी हालत में वापस दही से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, जबकि ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब आपने बर्फ से पानी बनाया तो पानी से वापस अपने आप क्या बन जाएगा, अगर फ्रिज में रख दोगे तो बर्फ बन जाएगा। या फिर अपन कहें अगर आपने फ्रिज में क्या किया, पानी से बर्फ बनाया तो उस पानी को वापस बाहर रख दो, सॉरी पानी से आपने बर्फ बनाया तो बर्फ को वापस फ्रिज से बाहर रख दो तो क्या बन जाएगा, वापस पानी बन जाएगा। तो कोई स्थायी परिवर्तन नहीं है। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ यानी जो पहले पदार्थ था वो वापस उसी में बदला जा सकता है, लेकिन इसमें उसमें वापस नहीं बदला जा सकता। पुनः वापस वही पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। एक बार जिसमें बदल चेंज हो गया उसके बाद में वो फिक्स है, उसके बाद में वापस उसको नहीं बदला जा सकता। आगे और उसमें परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन वापस पीछे उसमें नहीं आ सकते। इसमें नया पदार्थ बन जाता है। जैसे दूध एक अलग पदार्थ होता है और दही क्या है, एक अलग पदार्थ है, एक नया ही पदार्थ बन जाता है। जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी एक अलग पदार्थ है और लकड़ी को जलाने पर जो राख बनेगी या कोयला बनेगा वो एक अलग पदार्थ हो गया। उदाहरण के तौर पे देखें तो पहले भौतिक परिवर्तन में देखते हैं, यानी फिजिकल चेंज में अपन देखें तो पानी से बर्फ जमना। तो पानी से बर्फ जमेगा तो क्या वापस बर्फ से पानी बना सकते हैं क्या, बिल्कुल बना सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वैसे मोम का पिघलना, अगर मोम जो होती है उसको पिघला देते हैं तो वापस मोम क्या हो जाती है, उसको ठंडा करेंगे तो वापस जम जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन है, ये होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे अपन क्या करते हैं घर के अंदर, अगर लाइट के अंदर स्विच को ऑन करेंगे बल्ब को जलाने के लिए तो बल्ब जल जाएगा और स्विच को ऑफ कर देंगे तो वापस बुझ जाएगा। तो ये कौन सा परिवर्तन हुआ, ये भी एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बात करें रासायनिक परिवर्तन की, तो रासायनिक परिवर्तन जैसे अभी अभी आपने बात किया था, सबसे पहले तो दूध से दही जमना। अगर दूध से दही बन गया तो फिर दही से वापस दूध नहीं बना सकते। उसी परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, उसी परिवर्तन को कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। या फिर लोहे पर जंग लगना, एक बार लोहे पर जंग लग गया तो वापस उसको लोहे में नहीं बदला जा सकता, वो लोहा खराब हो जाता है। जंग लगने से क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वो खराब हो जाता है, फिर उसको वापस उसमें नहीं बदला जा सकता, नमी के संपर्क में आने से वो खराब हो जाता है। तो ये था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, इसके क्या क्या गुण होते हैं। अगर आपको अंतर भी पूछे तो आप इस तरह से इसके अंतर भी लिख सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल इक्वेशन, सॉरी केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभी आपने बात किया था रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो जब किसी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो उसी को ही अपन क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लो आपने क्या किया था, लकड़ी को जलाने से राख बन गई, तो ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना भी ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। बस उसके अपने को सूत्र पता होने चाहिए। जैसे दूध क्या किया था, दूध के अंदर, दूध के अंदर थोड़ा सा दही मिलाते हैं तो वो पूरा दही में बदल जाता है, पूरी रात भर रख देते हैं तो,
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये है, तो कुछ उदाहरण देखते हैं अपन रासायनिक अभिक्रिया के। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है जिसको जलाते हैं। तो मैग्नीशियम का जलना क्या है, तो मैग्नीशियम, अब एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे, किसी भी वस्तु को जलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो फिर वो चीज जलेगी नहीं। ठीक है, तो मैग्नीशियम को जलाया, तो मैग्नीशियम को जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की। तो मैग्नीशियम को जलाने से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी उसकी राख बन गई। मैग्नीशियम का रिबन होता है, छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं मैग्नीशियम का, उसको जलाने से पहले उसको साफ कर लें। साफ क्यों किया जाता है, ताकि उसके ऊपर कोई भी प्रकार के ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो उसके ऊपर जंग लग गया है, जैसे लोहे पर जंग लगता है वैसे मैग्नीशियम पर भी लग सकता है, तो वो एक बार उसको साफ कर लें। जैसे ही उसको जलाएंगे तो जलने के बाद में उसकी राख बन जाएगी, व्हाइट कलर की, सफेद कलर की राख बनेगी, जिसको अपन क्या कहेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी एक और अभिक्रिया देखते हैं, कोयले का जलना या लकड़ी का जलना। कोयला या लकड़ी में क्या होता है, कार्बन होता है, और कार्बन जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए अपने को, ऑक्सीजन चाहिए। तो कार्बन को जलाएंगे या कोयले को जलाएंगे तो क्या बनेगा, धुआं बनेगा। ठीक है, राख बनेगी, तो यही क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। उसको अपन क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये दोनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन हुए हैं, इसलिए इनको अपन क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, इसके अंदर दो चीजें अपन जब अपन इसकी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, तो ये दोनों शब्द आएंगे, एक तो अभिकारक रिएक्टेंट और दूसरा है उत्पाद यानी प्रोडक्ट। क्या होते हैं अभिकारक, अभिकारक देखो वो चीज होती है जो रासायनिक अभिक्रिया जिनके बीच में होती है उनको अपन अभिकारक कहते हैं, यानी जिनके बीच में अपने को रासायनिक अभिक्रिया करवानी है वो कहलाते हैं अभिकारक। ठीक है, जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ को, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है, उसके बाद में जो उसका प्रोडक्ट बनेगा, बाद में जो मैटर बनेगा, उसको अपन क्या कहेंगे, उसको कहेंगे उसका प्रोडक्ट यानी उसका उत्पाद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने यहां पर समझा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये तो है अभिकारक, इनके बीच में अभिक्रिया हो रही है, तो जिनके बीच में अभिक्रिया होती है वो होते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट होते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात क्या बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है, ये है उत्पाद, ये क्या है, प्रोडक्ट, ये है उत्पाद। तो समझ में आ गया अभिकारक क्या होता है, जिनके बीच में अभिक्रिया होती है, वो एक भी हो सकता है, दो पदार्थ भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो एक अभिक्रिया में कितने भी अभिकारक हो सकते हैं। ठीक है, वो अभिक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। और एक अभिक्रिया में कितने भी उत्पाद हो सकते हैं, वो भी अभिक्रिया पर निर्भर करता है। यानी अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, वही तो कहलाएगा उत्पाद। जैसे अपन बात करें, घर में जो चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजें काम में ली जाती हैं, पानी काम में लेते हैं, दूध काम में लेते हैं, चीनी काम में लेते हैं, चाय पत्ती काम में लेते हैं। तो ये चारों पांचों चीजें मिलके क्या है, ये तो अभी अभिकारक हैं। और जैसे इसको गर्म करके अपन चाय बना देंगे तो वो एक चाय क्या बन गया, इसका उत्पाद बन गया। चाय क्या है, एक उत्पाद बन गया। तो अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब देखो, अभी तक अपने रासायनिक अभिक्रिया जो पीछे पड़ी थी कि किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपने यहां पर लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हर बार इतना बड़ा सूत्र लिखना, कई अभिक्रिया तो ऐसी होती है जिसमें 5-5 6-6 क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, और इतने ही उत्पाद होते हैं। तो फिर आप ऐसे लिखोगे इतना बड़ा, तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, आपकी कॉपी भर जाएगी, उसमें लिखना भी बहुत ज्यादा क्या होता रहता है, टाइम भी बहुत वेस्ट होता है। तो इसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे, इनके सूत्रों में। जब इनके सूत्रों में, इनके प्रतीकों में लिख देते हैं तो वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसे कहते हैं रासायनिक समीकरण, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थ जितने भी उसके अंदर अभिकारक हैं या जितने भी उसके अंदर उत्पाद हैं, अभिकारक और उत्पाद दोनों,
को उनके अणुसूत्रों या फिर प्रतीकों में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कितने अभिकारक हैं, जैसे यहां पर लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, ये एक पदार्थ, ये दूसरा, और ये उसका उत्पाद बना, ये तीसरा पदार्थ, ठीक है। तो अगर इनको इनके सूत्र में लिख देंगे, इनके प्रतीकों में लिख देंगे, तो फिर वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। इसको लिखने की बजाय आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखें आप, जैसे कार्बन को क्या लिखते हैं, सी से, ये बीच में प्लस लगाया, और ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं, ओ से, यहां पर O2 लिखेंगे, ठीक है। और क्या बनेगा यहां पे CO2, और जिसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये इसको इसके प्रतीकों में लिख दिया, इसके सूत्रों में लिख दिया। कार्बन को किससे लिखते हैं, C से, ऑक्सीजन को O2 से, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से, ठीक है। तो ये क्या बन गई, ये बन गई एक रासायनिक समीकरण, ये क्या बन गई, केमिकल इक्वेशन। दूसरा और देखते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम को किससे लिखते हैं, Mg से, प्लस ऑक्सीजन को अभी अभी लिखा था O2 से, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा MgO, क्या बनेगा, MgO। फिर कहेंगे ये 2 कहां गया, तो अपने बेसिक वाला जो समझा था उसके अंदर अपने सारा क्लियर किया था कि ये 2 क्यों नहीं आया। अब इस अभिक्रिया को अपन क्या करेंगे, ये 2 आ जाएगा यहां पे, इसको अभिक्रिया को संतुलित करना कहते हैं, और यहां पर भी एक 2 लगा देंगे। ये लगाया है हमने अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से अपन किसी भी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों को उनके सूत्र या अणुसूत्र में लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जिस तरह से ये 2 समीकरण लिख रखी थी, इनको अभिक्रिया लिख रखी थी, इनको अपने समीकरण में इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखना, किस तरह से रासायनिक समीकरण लिखा जाता है, उसको अपन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो, इसको पॉइंटों के तौर पे पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, कुछ तो होते हैं अभिकारक, ठीक है, और बीच में लगाते हैं तीर का निशान, और उसके बाद में आता है उत्पाद। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाना। ये तीर का निशान क्या दर्शाता है कि इस तीर के निशान के पीछे वाली जो साइड होती है वो होती है अभिकारक, और जिधर तीर का निशान जा रहा है वो होता है उत्पाद। यानी अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, आपको बताया था, ठीक है, और ये है उत्पाद। अभिकारक, इनके बीच में अभिक्रिया हुई है और ये चीज बनी है, ठीक है। तो पहले क्या आता है, अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान लगाना, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें, तो दूसरे पॉइंट में क्या है, अगर अभिकारक या उत्पाद, अभिकारक या उत्पादों की संख्या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, यानी तो 1 से अधिक, अगर 1 से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो, उनके बीच में क्या लगा दो, प्लस का चिन्ह लगा दो। जैसे मैंने लिखा था अभी अभी, जहां पर अपने अभिक्रिया लिखी थी C+O2, क्या बना, CO2। तो यहां देखो 2 अभिकारक थे, तो 2 अभिकारकों के बीच में अपने क्या लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। जब भी अभिकारकों की संख्या या फिर उत्पादों की संख्या 2 से अधिक हो जाती है, या फिर 2 भी हो जाती है, यानी 1 से अधिक कितनी भी हो जाती है, तो उनके बीच में अपन प्लस का चिन्ह लगा देंगे। अभिकारक 2 है तो प्लस का चिन्ह, 3 है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह, अगर 4 है तो प्लस का बीच का चिन्ह लगा देंगे, ताकि अपने को पता रहे यहाँ पर कितने अभिकारक हैं। आपसे पूछे यहाँ पर कितने अभिकारक हैं, तो एक अभिकारक ये रहा, दूसरा ये रहा, 2 अभिकारक हैं, और उत्पाद कितना है, एक ही उत्पाद है। कैसे पता चलता है कि अभिकारकों की संख्या कितनी है, तो देखो जितने बीच में प्लस के बाद में लिखे हुए हैं, ये सूत्र यही बताते हैं कि अभिकारकों की संख्या यहाँ पर 2 है और उत्पाद की संख्या 1 है। तीसरा पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, क्या, कि अभिकारकों के बीच कभी कभी क्या होता है, किसी गैस का निकलना। अगर अभिकारक के बीच गैस निकल रही है तो अपन क्या करेंगे, इसके साथ में ब्रैकेट में इस तरह का चिन्ह लगा देंगे। आपने को पता रहेगा कि इसमें कोई गैस है जो निकल रही है, या फिर कोई अवक्षेपण है। अवक्षेपण का मतलब क्या होता है,
अगर कोई मान लो पानी में ऐसा पदार्थ जो बिना घुले हुए नीचे जम जाएगा, जैसे पानी में चूना डाल देंगे तो चूना क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद में पानी में क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, यानी वो नीचे अलग हो जाएगा, तो उसको अवक्षेपण बोलते हैं, जो इस तरह से अपन दर्शा सकते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी अभी रासायनिक अभिक्रिया कैसे लिखते हैं। और साथ में ही अगला पॉइंट जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, चौथे पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी अवस्थाएं साथ में लिखना, अभिकारक और किसकी, उत्पाद, दोनों की अवस्था साथ में लिखना। अवस्था कौन कौन सी होती है आपको पता होगा, ब्रैकेट में छोटा सा लिख देते हैं। देखो सबसे पहले आता है एस, एस का मतलब होता है सॉलिड मतलब ठोस। दूसरा क्या आता है एल, ब्रैकेट में एल लिखा होगा, इसका मतलब होता है लिक्विड यानी द्रव। तीसरा आता है वो होता है जी यानी गैस। और चौथा एक और आपको याद रखना है वो है ए क्यू। क्या है ए क्यू, ए क्यू का मतलब क्या होता है, उसका जलीय विलयन। ए क्यू का मतलब क्या होता है, जलीय विलयन यानी जल में घुला हुआ। अगर कोई चीज जल में घुली हुई है तो उसके ब्रैकेट में अपन क्या लिख देंगे, ए क्यू, मतलब ये जल में घुला हुआ है। तो चार नियम क्या है, सबसे पहला नियम है अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर का निशान लगाना। दूसरा है अभिकारक या उत्पादों की संख्या एक से अधिक होने पर उसके बीच में कौन सा चिन्ह लगा देना, प्लस का चिन्ह लगा देना। तीसरा है अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बाद में अगर कोई गैस निकल रही है, चाहे कोई भी गैस हो, तो उसके साथ में अपन ऊपर की तरफ तीर का निशान लगा देंगे। और ऐसा कोई विलयन है, जलीय विलयन है या किसी में पानी में घुला हुआ है और वो नीचे की तरफ बैठ गया है, यानी पानी में घुला हुआ नहीं है, नीचे जम गया है, तो उसके बाद में अवक्षेपण का लिए अपन नीचे की तरफ तीर का निशान लगा देते हैं। और चौथा जो पॉइंट है, किसी भी अगर कोई अभिकारक है चाहे उत्पाद है, सबकी अलग अलग उनकी भौतिक अवस्था लिखना। जैसे अगर कोई ठोस है तो एस लिख देंगे सॉलिड के लिए, अगर कोई लिक्विड है तो उसके लिए एल यानी द्रव के लिए, जी का मतलब होता है गैस यानी गैस के लिए जी लिखेंगे। और अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर कि अगर कोई जलीय विलयन है, जलीय विलयन मतलब जल में घुला हुआ है, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ए क्यू। क्या लिखेंगे, ए क्यू लिखना है। ठीक है, अगर कोई चीज जल में घुली हुई है तो उसके लिए अपन क्या लिख देंगे, ए क्यू लिख देंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अपन जैसा कि आपके एग्जाम हुए नहीं तो 9th क्लास में आपने इतने अच्छे से समझा नहीं होगा, लेकिन अपन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं और एकदम अच्छी तरीके से समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम होता क्या है। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपन ना तो द्रव्यमान बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान अभी आप समझने के लिए समझ सकते हैं कि भार को कह सकते हैं, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो ऐसा नहीं है कि अपन उसको भार को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपने दो विलयन को मिलाया है, यानी कोई दो अलग अलग पदार्थ हैं, जैसे एक 1 किलो है दूसरा भी 1 किलो है, उसको मिला देंगे तो जो नया पदार्थ बनेगा तीसरा वो 2 किलो का होगा। ये फिक्स है, ना तो वो कम होने वाला है और ना ही ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो उसी को अपन कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। और रासायनिक अभिक्रिया के लिए अपन क्या कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में ये कह सकते हैं कि उत्पादों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के में तत्वों की संख्या यानी उत्पाद के तत्वों की संख्या और अभिकारक के तत्वों की संख्या हमेशा बराबर होती है, उनका द्रव्यमान बराबर होता है। यानी जितने अभिकारकों का द्रव्यमान है उतना का उतना उत्पाद का द्रव्यमान होगा। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या 1 किलो लकड़ी यानी 1 केजी लकड़ी है, उसको जलाया जाए, लकड़ी को जलाया जाए, तो क्या जो जलने के बाद में राख जो बनेगी, जो उत्पाद बनेगा, क्या वो 1 किलो होगा? अगर 1 किलो लकड़ी को जला दिया जाए, ठीक है, उससे जो उत्पाद बनेगा क्या वो 1 किलो होगा? तो लगभग आंसर आएगा सबका क्या, नहीं होगा। लेकिन वास्तव में तो अपन द्रव्यमान संरक्षण नियम यही तो पढ़ रहे हैं कि जितना अभिकारक होगा उतना ही उत्पाद होगा। तो देखो राख तो 1 किलो नहीं होगी, लेकिन उत्पाद जो बनेगा वो जरूर 1 किलो होगा। कैसे? क्योंकि उसमें क्या होगा, राख के साथ साथ जो धुआं बनेगा, राख के साथ साथ क्या बनेगा, जो धुआं बनेगा, अगर इस धुएं को भी किसी में पैक करके इस राख को और धुएं को एक साथ कर दिया जाए और फिर उसको वजन किया जाए तो 1 किलो ही होगा। क्योंकि अपन लकड़ी को जलाते हैं तो देखते हैं लकड़ी में से धुआं भी निकलता है उसके अंदर से। तो इस धुएं को अगर अपन स्टोर करके रख लें और साथ में ही राख को स्टोर करके रखें, दोनों को, तो 1 किलो ही होगा।
तो अच्छी तरह अपने को समझ में आया द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान हमेशा बराबर होता है, या जितना अभिकारकों का द्रव्यमान होता है उतना का उतना उत्पाद का भी द्रव्यमान होता है। इसके बाद में बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं वो देखते हैं। तो देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को में पहले एवं पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं कि अभिकारकों में किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या और उत्पाद के अंदर तत्व के परमाणु की संख्या अगर बराबर है तो वो अभिक्रिया क्या है, संतुलित है, अदरवाइज वो संतुलित नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पर आपको लिखने के लिए बताया, एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखो कार्बन कितने परमाणु हैं, एक परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ये 2 लिखने का मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो क्या उत्पाद के अंदर भी ऐसा ही है क्या? कार्बन का देखो यहाँ एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 2 है। तो ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। यहां पर देखते हैं क्या ये अभिक्रिया संतुलित है क्या? अगर नहीं है तो किस तरह से अपन किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, तो अभिक्रिया को संतुलित करना भी सीखेंगे। यहां देखो फेरस, Fe क्या होता है, फेरस यानी आयरन, लोहा, ठीक है। यहां कितना है, एक परमाणु है इसका, और यहां कितने हैं, 3 परमाणु हैं। यहां हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहां हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन अभिक्रिया पूरी संतुलित नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन यहां पर 1 है और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 4 हैं। तो क्या ये अभिक्रिया संतुलित है, नहीं है। तो इसको अभिक्रिया को संतुलित कैसे करेंगे वो अपन सीखते हैं, आगे देखते हैं। तो अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो अपने अभिक्रिया लिखी थी वो अभिक्रिया कुछ इस तरह से थी, Fe प्लस H2O क्या बना था, Fe3O4 प्लस H2। यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो, अभिक्रिया को संतुलित करने का सबसे पहला नियम क्या है, सबसे पहला चरण ये है कि इसको जो अभिकारक और उत्पाद है उनको एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। ये 2 अभिकारक थे और ये 2 उत्पाद थे, इनको बॉक्स के अंदर बंद करना। क्या कर दिया, सबसे पहले इनको बॉक्स के अंदर बंद कर दो। बॉक्स में बंद करना, क्यों बंद किया इसको, अब आप इस बॉक्स के अंदर कहीं भी चेंज नहीं करेंगे, सूत्र में कहीं भी चेंज नहीं करेंगे। आप सिर्फ इसके आगे संख्या लगाकर उसकी गुणा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर देते हैं, इसके अंदर एक छोटी सी टेबल बनाकर उसके परमाणुओं की संख्या किस तरह से लिखनी है वो लिख लेते हैं। तो देखो, छोटी सी टेबल बनाते हैं यहां पर इस तरह से। यहां पर अपन लिख लेंगे तत्व, यहां उसमें अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, और यहां लिख लेंगे उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या। तो देखो कौन कौन से परमाणु हैं। सबसे पहले अपने ये देखा था कि इसके अंदर Fe है, यानी फेरस आयरन है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, और इसके बाद में ऑक्सीजन भी है। इसके अलावा कोई तत्व है आपको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर नहीं है। 3 ही तत्व हैं इसके अंदर, एक तो है फेरस, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर आपने एक बार अभिक्रिया को संतुलित करना अच्छे से सीख लिया तो आपके एग्जाम में आने वाली किसी भी तरह की अभिक्रिया संतुलित करना आ जाए, एग्जाम में पूछे जाते हैं अभिक्रिया को संतुलित करना, तो आप उसको आसानी से संतुलित कर पाएंगे। अब देखो यहाँ पे किस तरह से, यहां पर आप देखेंगे कि इसके अंदर अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो देखो फेरस के यहां पर कितने परमाणु हैं, फेरस का ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। तो अभिकारक में फेरस के परमाणु की संख्या है 1, कितनी है, 1। दूसरा अपन देखते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 हाइड्रोजन हैं। जब भी किसी तत्व के सामने ऐसे लग जाए इसका मतलब ये 2 हाइड्रोजन है, ऐसे लग जाए इसका मतलब ऑक्सीजन 2 है, ठीक है। और यहां पर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का परमाणु 1 है। अब इसके बाद में ये तो हुई अभिकारक में परमाणु की संख्या। अब बात करते हैं उत्पाद में परमाणु की संख्या। तो उत्पाद के अंदर अपन देखें
तो बात करते हैं फेरस की। यहां देखो अभिकारक, ये जो तीर के निशान के इधर होते हैं अभिकारक और इधर उत्पाद। यहां पे कितने हैं फेरस, वो है 3। फेरस कितने हैं, 3। देखो यहां पर तो एक ही है फेरस का परमाणु, यहां कितने हैं, 3। दूसरी बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के यहां कितने हैं, 2 परमाणु, और इधर भी क्या है, 2 परमाणु, हाइड्रोजन बराबर। तीसरा देखें तो तीसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभिकारकों में परमाणु की संख्या 1 और उत्पाद में देखो कितनी है, 4। कितनी है, 4। तो इसको कैसे संतुलित करें देखते हैं। तो अभिक्रिया को अपन क्या करते हैं, मैं दोबारा से यहां लिख रहा हूं इसी अभिक्रिया को, फेरस प्लस जल प्लस Fe3O4 प्लस H2, ये अपने अभिक्रिया लिख दी। अब अपन क्या करते हैं, पहले अपन चाहे किसी को भी, चाहे तो फेरस को संतुलित कर लो या ऑक्सीजन को। अभी यहां तो अपने को हाइड्रोजन संतुलित दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग वैसे तो आप कोई सा भी सॉल्व करो, आपका अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग बात करें, आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बात करें, तो आपको ये कहा गया है बुक के अंदर, जिसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है उसको पहले संतुलित करें। तो अपने को यहां दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन के परमाणु यहां पर 4 हैं, यहां पर 1 है। तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इधर 4 हैं, तो ऐसा नहीं है कि इधर काट के इधर 1 लिख दें, सूत्र में चेंज नहीं करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर आप क्या नहीं करेंगे, इसको बॉक्स के अंदर बंद कर दिया तो बॉक्स के अंदर चेंज नहीं करेंगे, इस बॉक्स के अंदर चेंज नहीं करेंगे। तो देखो किस तरह से करेंगे फिर, तो इसमें अपन किस तरह से चेंज करेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए यहां मैंने कितना लगा दिया, 4। अब यहां 4 लगाने से थोड़ा सा आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये 4 यहां भी लगा है और यहां भी लगा है, तो इस 4 की गुणा इससे भी होगी और इस 4 की गुणा इससे भी होगी। तो हाइड्रोजन पहले से ही 2 थे, 2 को 4 से गुणा करेंगे तो अब हाइड्रोजन की संख्या अपने पास कितनी होगी, 8। ऑक्सीजन तो 4 हो गए, ऑक्सीजन अपने को 4 चाहिए थे, 4 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 8। तो यहां पर अपन इसको क्या करेंगे, 4 लगाने के बाद में अब थोड़ा सा और देखेंगे तो ऑक्सीजन यहां पर 4, यहां पर 4, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, यहां पे जो हाइड्रोजन की संख्या है वो हो गई 8 और इधर हाइड्रोजन की संख्या है 2। पहले हाइड्रोजन संतुलित था लेकिन अब असंतुलित हो गया, तो फिर अपन इसको हाइड्रोजन को भी संतुलित करेंगे। हाइड्रोजन को इधर 2 है, 2 को किससे गुणा करें कि ये 8 हो जाए, क्योंकि इधर 8 हो गए ना, देखो हाइड्रोजन 8 है, तो मैंने क्या किया, यहां पे भी 4 की गुणा कर दी। कितने की, 4 की गुणा कर दी। तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन हो गए, जैसे ही मैंने 2 की 4 से गुणा की तो ये हो गए 8। तो अब अपन देखते हैं, ये भी 4, ऑक्सीजन भी 4 हो गए, हाइड्रोजन भी बराबर हो गए। अब बात आती है किसकी, फेरस की। सबसे अंत में बात करते हैं फेरस की। तो फेरस के यहाँ कितने परमाणु हैं, यहां फेरस के परमाणु हैं, उत्पाद के अंदर 3 हैं, ये देखो 3 है, जबकि अभिकारक के अंदर 1 है। तो 3 कैसे करेंगे, आप इधर भी 3 लगा दो। आप इसके देखो अंदर सूत्र के अंदर कहीं चेंज नहीं किया है, आप सिर्फ उसके आगे गुणा में लगाना है। तो यहां पर मैंने क्या किया, 3 लगा दिया। अब एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, यहाँ शॉर्ट में जल्दी से चेक करके देखते हैं क्या हमने सभी सही किए या नहीं किए। तो सबसे पहले देखो अपने क्या बात की थी, फेरस की, दूसरी बार अपने लिखा है हाइड्रोजन और तीसरी बार ऑक्सीजन। यहां पर देखो फेरस में अब संतुलित करने के बाद में देखो 3 फेरस हैं और इधर भी कितने हैं, 3 फेरस हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 हाइड्रोजन इधर में, और इधर हाइड्रोजन को 4 को 2 से गुणा करेंगे, 8 हाइड्रोजन इधर है। और तीसरा अपन चेक करते हैं किसको, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन 4 को, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही है, तो 1 को 4 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन है 4, और इधर तो ऑक्सीजन के 4 लगा हुआ, ये 4। तो ये अभिक्रिया क्या हो गई, ये हो गई संतुलित। ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित। ये तो आपको पूरा प्रोसेस बताया एक बार समझाने के लिए, आप खुद करेंगे तो इसको आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही आसान से तरीके से इसको कर पाएंगे। ये अपने कोई नियम नहीं लगाया है, कोई तरीका, सिर्फ इसको अपन अनुमान लगाकर इसको कर रहे हैं। तो इस विधि से अभिक्रिया को संतुलित करना क्या कहलाता है, हिट एंड ट्रायल विधि। ये अभिक्रिया जो अपने ऐसे अनुमान लगा के सॉल्व करें ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। ये अभिक्रिया सॉल्व कहलाता है, इस तरह से अभिक्रिया सॉल्व करना, हिट एंड ट्रायल विधि। तो इस तरह से अपन अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं।
रासायनिक समीकरण को इस तरह से संतुलित कर सकते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत सारी अभिक्रियाओं को संतुलित करना भी सीखेंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट हो वो भी आपको क्लियर हो जाए। और अगर आपके एग्जाम के अंदर आपको बहुत सारे इतने एग्जाम्पल करेंगे कि आपके हर तरह के डाउट्स इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे और आप खुद बहुत ही आसानी से रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कर पाएंगे। अगला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि उसमें रासायनिक समीकरण बनती कैसे है वो भी अपन सीखेंगे, उसको संतुलित कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे और उसका नामकरण भी सीखेंगे। तो अगला वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, पूरा वीडियो देखिएगा अगला वीडियो भी, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ में आ सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।